सिंपल उसने क्या बोला कि इनकमिंग करंट किसी जंक्शन पे, ठीक है, सम ऑफ इनकमिंग करंट जो होगा जंक्शन पे वो क्या होगा, सम ऑफ आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जैसे ये तो हमारा ये सर्किट हो गया, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा भी तो सर्किट हो सकता था, एक रेजिस्टेंस ऐसे सर एक बार कनेक्टेड है, ये कैसे जंक्शन कनेक्टेड है। वाला फिर बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, उसी को एक्सप्लेन करें एक और एग्जांपल लेकर के। तो किरचॉफ ने क्या बोला कि जैसे यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंसेस है, यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है, पूरा सर्किट नहीं हमने ड्रॉ करा, उसका बस पार्ट ले लिया जहाँ पे जंक्शन बन रहा था। तो सपोज सर करो यहाँ से रेजिस्टेंस का। कुछ करंट, हाँ, तो यहाँ से कुछ करंट आ रहा है I1, यहाँ से कुछ आ रहा है I2, और यहाँ से कुछ आ रहा है I3, और यहाँ से निकल रहा है I4। तो देखो जितना करंट इस जंक्शन पे एंटर कर रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, उतना टोटल मिलाकर के यहाँ से लीव करेगा ना। तो लीविंग करंट कितना हो गया I4, और एंटरिंग करंट कितना हो गया जंक्शन पे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो सिंपल हमने क्या बोला कि एंटरिंग करंट जो होगा, सम ऑफ एंटरिंग करंट वो सम ऑफ लीविंग करंट के बराबर होगा। सिंपल ये स्टेटमेंट है। देखो जरा फिर से एक और सिचुएशन ले लेते हैं हम, बहुत ही गंदे तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से फिर भी। यस तो सर। यहाँ पे हमने क्या लिया, I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, ठीक, जंक्शन जंक्शन से बाहर जा रहा है I3, I4, I5। तो देखो आउट गोइंग करंट कितना है, ये सब आउट गोइंग करंट है, तो I3 प्लस I4 प्लस I5, और इनकमिंग करंट क्या है, ये है, तो ये कितना हो गया I1 वन प्लस प्लस I2। आई। तो सिंपली हम क्या कह रहे हैं, जितना इनकमिंग करंट होगा टोटल, वो उतना ही टोटल आउट गोइंग आउट गोइंग करंट होगा। के बराबर होगा। ठीक है, इट मेक सेंस। और ये किस पे बेस्ड है, ये प्रिंसिपल जो है या ये लॉ जो है ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, द फैक्ट दैट द चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, द नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इसी के ऊपर बेस्ड है लॉ, अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको एक बार, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक केस ले लेता हूँ, स्पेशल केस एक ले लेते हैं कोई भी, मतलब स्पेशल क्या, कोई भी केस ले लेते हैं एक रैंडम, उसके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी फिर एक्सटेंड कर देंगे कॉन्सेप्ट को। देखो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है करंट। और नेट चार्ज जो है वो कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखो इस जंक्शन को, यहां से जितना करंट एंटर कर रहा है, करंट एंटर करने का मतलब क्या है, जितना चार्ज यहां से एंटर कर रहा है इस समय में, उसका कुछ पार्ट यहां से निकल जाएगा, कुछ पार्ट यहां से निकल जाएगा। ठीक है, जितना टोटल चार्ज एंटर किया था उतना ही टोटल चार्ज लीव करना चाहिए। अगर नहीं करा तो क्या मतलब है इसका, सपोज करंट का करो लॉस। यहां से, सपोज करो यहां से जो करंट एंटर कर रहा था वो क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है, और इन दोनों का मिलाकर के जो चार्ज लीव कर रहा है वो कम है सेम टाइम में। इसका मतलब क्या है, चार्ज डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता। ठीक है, यहां से 10 चार्ज आए थे, 5 यहां से निकल गए, 2 यहां से निकल गए, तो कितने बचे, 3 बचे ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये इकट्ठे होते 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 जंक्शन पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन ये चार्ज होता नहीं है, तो एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता चार्ज का, इस होता नहीं है। तो इसका मतलब जितना चार्ज आया था उतना निकल गया। ऐसे ही सोचो, अगर 10 आ रहा था तो 15 नहीं निकल सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से 15 निकल जाए और यहाँ से 2 निकल जाए, 17 निकल गया, 10 आया था। तो इसका मतलब क्या है, जो चार्ज आया ही नहीं है वो निकल गया, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब चार्ज क्रिएट हो गया, क्रिएट हो सकता है क्या चार्ज, चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता नेट चार्ज, इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो फाइनली हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज लीव करेगा। ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली वी गेट द जंक्शन लॉ।
विच इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लूप लॉ देखेंगे। एक डायग्राम और देख लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं यहाँ पर हम, और उसके बाद हम बंद कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमसे पूछा जा रहा है पहले पार्ट में, ये एक सर्किट दे रखा है, सॉल्व करने को बोल रहा है। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। देखो नेटवर्क ये है आपका, एक्सटर्नल नेटवर्क ये है, ये नहीं है नेटवर्क, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, यहाँ पे बोल रखा है, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो जब आपको नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकालने को बोला है तो आप इसका रेजिस्टेंस निकाल के बताओगे। अगर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बोला निकालने को तो उसमें ये भी ऐड कर दोगे फिर। ठीक है, आपको इससे टोटल करंट निकालना है तो आपको ये नेटवर्क का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने आपको कहीं कहीं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, 16 वोल्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या है, ये ईएमएफ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 ओम है। बाद में हो सकता है आपसे पूछे कि कितनी वोल्टेज ये नेटवर्क को सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वोल्टेज करंट निकाल लेना यहाँ से कितना है, और आई आर माइनस कर देना, या फिर इस एलिमेंट के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है वो निकाल लो, इसके अक्रॉस कितनी है वो निकाल लो, इसके अक्रॉस कितनी है वो निकाल लो, और तीनों को सम कर दो, तब भी निकल जाएगा। एक ही बात है, क्यों, क्योंकि जितनी इसकी वोल्टेज है उतनी ही इसकी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो ये इसको प्रोसीजर है सॉल्व करने का। अब तक मैंने जितना बताया है उसको आप रिवाइज। लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और किरचॉफ्स करंट लॉ जो है हमने देखा था वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। नेक्स्ट अब हमें बात करनी है केवीएल की, यानी कि लूप लॉ जो है उसकी बात करनी है हमें, उसको समझना है कि वो क्या कहता है और किस बिहाफ पे कह रहा है वो कि ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ, ये एक लूप में लगेगा। ठीक है, तो आपको कोई एनर्जाइज्ड सर्किट दे रखा होगा, दोनों ही केस में, चाहे केवीएल हो चाहे केसीएल हो। सर्किट क्या होता है, सर्किट जो होता है वो होता है हमारा इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जैसे कि बैटरी हो गई हमारी, की हो गई हमारी, इसके अलावा रेजिस्टेंस हो गया है, कैपेसिटर हो गया है, या आगे हम देखेंगे इंडक्टर हो सकता है। इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं इन सब के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। एनर्जाइज सर्किट का मतलब होता है जिसके अंदर जो एनर्जाइज होता है, एनर्जाइज मतलब जिसमें बैटरी वगैरह कनेक्टेड होती है। ठीक है, जो एनर्जी ड्रॉ कर रहा है। तो ऐसा अगर हम कोई भी सर्किट ले लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, मान लो जैसे ये है, एक सिंपल सा हम सर्किट ले लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं। ठीक है, ये अब इसको हम कैसे लिख लेते हैं, ये हमारी बैटरी हो गई ई, इस पॉइंट को ए लिख लेते हैं हम, इस अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट बी हो गया, और एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, रुको थोड़ा सा चेंज करते हैं सर्किट को, ज़्यादा ही सिंपल हो गया ये। ठीक है, ये हमारा सर्किट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इस पॉइंट को हम सी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है, सभी को सुन रहे हो ना सभी लोग, कभी मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट है। अब हमें इसको सॉल्व करना है केवीएल से, तो इसमें लूप लॉ लगाना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लूप्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर आप लूप की एक बात करो, यानी क्लोज्ड पाथ की बात करो, तो ये एक क्लोज्ड पाथ हो गया। ठीक है, मतलब ई से लेकर के ए से फिर आप बी पर आए, और ये नीचे से इन दोनों रजिस्टर के थ्रू सी पे होते हुए आए और फिर वापस सी पे आ गए। ठीक है, या फिर सेम ही काम आप क्या कर सकते हो, बाहर से भी कर सकते हो। बाहर से मतलब या दूसरी लूप के लिए कर सकते हो। दूसरी लूप कौन सी लूप हो सकती है, वो ये लूप हो सकती है। ठीक है, ये भी तो एक क्लोज्ड पाथ बन गया ना इसके अंदर। तीसरा हम ये भी ले सकते हैं, एक ये लूप लिया और अब बाहर वाला रजिस्टर यूज किया अंदर वाले की जगह, और ये। ठीक है,
तो ऐसे 3 लूप जो हैं वो कंसीडर की जा सकती हैं यहाँ पे, और उन तीनों के लिए हम यहाँ पे लूप लॉ लगा सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। लेकिन अब इसमें इसका स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में, किसी भी सर्किट के किसी भी क्लोज्ड पाथ में जो अलजेब्राइक सम है, अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस जो होगा किसी भी लूप में, ब्रैकेट में लिख देता हूं, वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। देखो जरा, वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। हमने ये फॉर्मूला देखा था ना, W वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर इंटरनल, ये सॉरी, हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है, ये हमारा हुआ करता था। और वोल्टेज क्या हुआ करता था? हमारी स्केलर क्वांटिटी होती थी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास कैसे ऐड होती है? अलजेब्राइकली ऐड होती है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो वर्क डन या फिर एनर्जी से मिलता है। एनर्जी की और वर्क डन क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल वोल्टेज या एनर्जी निकालनी है यहाँ पे, तो अलजेब्राइक सम लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर किसी लूप में अलजेब्राइक सम लोगे वोल्टेजेस का, तो वो सारा सम जो मिला करके होगा वो 0 के बराबर होगा। एक्चुअल में होता क्या है, एक सिंपल सा सर्किट में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें बिल्कुल सिंपल सर्किट, एक रजिस्टर और एक बैटरी। ठीक है, यहां से क्या होगा? कुछ करंट फ्लो करेगा। अब ये जो वोल्टेज होगी, दोनों वोल्टेज जो होगी वो दोनों के अक्रॉस बराबर होगी। ठीक है, इधर भी ई और इधर भी ई। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ई, जिसको हम बोल रहे हैं, जो बैटरी है हमारी, ये हमारी है सोर्स। सोर्स, ठीक है, ये क्या कर रही है? सोर्स मतलब ये एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पे ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो है, ये इसको हम बोल सकते हैं लोड या सिंक। सिंक जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सिंक हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सोर्स हो गया। तो अब वोल्टेज, या फिर इस तरह समझो कि जितनी एनर्जी ये सोर्स दे रहा है, सिंक उतनी ही एनर्जी क्या कर रहा है? डिसिपेट कर रहा है। इस लूप की अगर हम बात करें, अब इसमें अगर लूप में जितनी वोल्टेज ये दे रहा है उतनी ही वोल्टेज ये क्या करेगा? ये ले रहा है उतनी ही वोल्टेज। ठीक है, और उसी रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर आर जो है। इसलिए जब तुम एनर्जीज का सम करोगे किसी लूप में, तो वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, अब अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज जो 0 है, और इस कॉन्सेप्ट से हम बोल सकते हैं कि ये जो लॉ है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज पे। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। देखो, अलजेब्राइक सम वोल्टेज इसका 0 है, यानी कि अलजेब्राइक सम एनर्जी का 0 है। ठीक है, अलजेब्राइक सम एनर्जी का 0 होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव लिया, नेगेटिव को नेगेटिव लिया, ऐड करके सब 0 आ गया। अब खुद सोच करके देखो, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कभी वायलेट हो सकता है क्या? कभी भी वायलेट हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई सर्किट मिल सकता है कि जिसमें यहाँ पे ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल ना हो? तो नहीं मिलेगा, अगर आइसोलेटेड है तो सर्किट। सिमिलरली वो क्वांटाइजेशन, और सॉरी, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था पहला जो है, तो वहां पर भी सेम चीज है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो वो भी एप्लीकेबल होगा हर जगह। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट है इन दोनों लॉज को समझने में? तो बताओ, बोलो जल्दी। नो सर। ठीक है, अब बात आती है इनको अप्लाई कैसे करेंगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ तो वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, वोल्टेज लॉ की हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखो, जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी बाद में आपको। देखो, केवीएल जब भी हम लगाते हैं तो हमें क्या लेना है? अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस क्या लेना है? 0 लेना है। ठीक है, जितनी भी हैं ये, इन सबको 0 लेना है एक लूप के अंदर। अलजेब्राइक सम, यहाँ पे v1 v2 v3 v4 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन
अगर तुम बात करो इस सिंपलेस्ट सर्किट की भी, तो यहाँ पे इसकी वोल्टेज तो तुम्हें डायरेक्टली पता है, तो तुम लिख सकते हो प्लस या माइनस, जो भी लिखना चाहोगे। बाद में देखेंगे कि प्लस या माइनस कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दो, एक तो तुम्हारे पास टेंशन का सोर्स क्या है कि या प्लस साइन लगाएं इसके आगे या फिर माइनस का साइन लगाएं, ठीक है। एक तो यही गड़बड़ हो सकती है ना इसमें, ये करना है हमें। अरे हाँ या ना बोल दो प्लीज, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोल यस रहा हूँ जो सर। तुम्हारे तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। देखो इस लॉ को लगाने में दो ही चीजों में गड़बड़ हो सकती है। अब लॉ तो सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। या तो प्लस का साइन चूज करेंगे कि माइनस का साइन चूज करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा तो गड़बड़ हो सकती है। और दूसरा सोर्स ऑफ एरर यहाँ पे क्या हो सकता है, या दूसरी चीज जो तुम्हें हमें जानने की जरूरत है वो क्या है यहाँ पे, कि बैटरी की वोल्टेज तो डायरेक्ट पता है ई है, लेकिन रजिस्टर की वोल्टेज कितनी होगी, तो जितना करंट इसमें से जा रहा है इनटू आर, इसका रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो अलग अलग एलिमेंट्स के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरा प्लस माइनस का साइन क्या कहाँ पर कैसे कैसे लगेगा वो पता होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यही दो चीजें हैं, जिसके अलावा तो और कोई ऐसी चीज है नहीं जिसकी वजह से ये अटक जाएगी, ठीक है। अब वोल्टेज के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले करंट पता होना चाहिए अगर तुम रजिस्टर में निकालना चाहते हो तो। बैटरी की वोल्टेज तो डायरेक्ट पता है ई यहाँ पर, लेकिन अगर रजिस्टर के लिए निकाल रहे हो तो वहां पे क्या पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए। अब अगर करंट तो पहले से पता होता तो सारी वोल्टेज वैसे ही निकल जाती, फिर दिक्कत ही क्या थी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस करंट को एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है सर्किट में, करंट्स को एज्यूम करना। दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। फर्स्ट थिंग टू डू, जब केवीएल हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, while applying KVL first thing to do is to assume the current and its directions in the circuit. नेक्स्ट वन, ये कन्वेंशन हमें देखना है कि प्लस कब लगाएंगे माइनस कब लगाएंगे। इसमें सेकंड में कोई दिक्कत है तो बताओ। एज्यूम करना पड़ेगा, कैसे एज्यूम करेंगे वो एक एग्जांपल देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हम देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। तो प्लस माइनस का जो साइन है ना, इसमें कभी कभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। और यही मेनली जो रीजन है एरर का वो ये होता है, ठीक है। सॉरी। तो प्लस कब और माइनस कब, तो यहां पर आप क्या करोगे, एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा उसका टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा उसका टर्मिनल नेगेटिव है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, टर्मिनल क्या होता है एंड्स, तो ये रजिस्टर हो गया हमारे पास, इसके दो एंड्स क्या होगा, ये ए और बी। अब यहां पर देखो जरा, इसका कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो बैटरी का तो बिल्कुल सिंपल पता है, ये पॉजिटिव होता ही है और ये नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन रजिस्टर का कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा ये कैसे पता चलेगा, सोच के देखो जरा इस बात को। अगर मैंने बैटरी ऐसे कनेक्ट करी है रजिस्टर से, तो देखो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव और इसका हो जाएगा नेगेटिव। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं पोलैरिटी चेंज करूंगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल था और तुमने अब इस रजिस्टर को इस वाली बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी बोलो। नो सर। नहीं भैया। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इसके तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हमेशा फिक्स है, लेकिन रजिस्टर के किस बात पर डिपेंड करते हैं कि बैटरी कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। या फिर सेम चीज को हम बोल सकते हैं कि अगर बैटरी ऐसे कनेक्टेड है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, बताओ जरा। इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ब्लैक पेन। और रेड में हम ऐसे कह सकते हैं कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, बोलो। यस सर। अब इसको भूल जाओ, क्योंकि हम करंट ही एज्यूम करेंगे, उसी की डायरेक्शन से बताएंगे, क्योंकि हर जगह थोड़ी बैटरी लगी होगी। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स सा सर्किट ले लूं तो हर जगह बैटरी लगा के थोड़ी दिखा रखा है हमने, बैटरी से थोड़ी पता चलेगा हर वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, करंट की डायरेक्शन ले ली। अगर करंट ऐसे जा रहा है, देखो रेड वाले को ऐसे जा रहा है करंट, तो रेड वाली पोलैरिटीज है। अगर ब्लैक वाला करंट जा रहा है तो ब्लैक वाली पोलैरिटीज है। और सिंपल भाषा में, साफ और सिंपल भाषा में हम ये नहीं बोल सकते क्या
कि अगर करंट ऐसे जा रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू, तो जहां से जा रहा है वो पॉजिटिव और जहां की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल, ये हम यहाँ पे याद रख सकते हैं इसके लिए, और ये तो हमें पता ही है, इसके लिए तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोलो जल्दी से हाँ या ना बोल दो, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर इसी में लगे रह जाएंगे, मेरे को पता ही नहीं चलेगा किरचॉफ लॉ समझ में आया कि नहीं आया, तो अप्लाई कहाँ से करवाऊं? बोलो जल्दी। आ गया सर। ठीक है। क्लियर है सर। हाँ, अब क्या है, एक एग्जाम्पल हम लेंगे और उस एग्जाम्पल की मदद से इसको रियलाइज करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और थोड़ा सा ना, मतलब शुरुआत में हो सकता है ना बच्चों को थोड़ा सा लगता है, अजीब सा लगता है किरचॉफ लॉ अप्लाई करते वक्त। अगर कोई डाउट लगे तो मेरे से पूछ लेना, कोई तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ना समझ, मतलब ना समझ में आए तो मेरे को एकदम से बोल देना, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगी। बच्चे ना उस वक्त बोलते नहीं है और बाद में पूरा टाइम तक कंफ्यूजन रहती है। और किसी ने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले ली बाद में, तो उसको तो वैसे भी ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम ये 3.7 एग्जाम्पल करेंगे। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क दे रखा है बहुत ही गंदा सा, इस गंदे से नेटवर्क में हर ब्रांच में आपको करंट बताना है कितना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन तो? ठीक है, मैं इस डायग्राम को ले लेता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। देखो, यहां पर तुम्हें पहले से ही करंट की डायरेक्शन शो कर रखी है, पर करंट का मैग्नीट्यूड नहीं पता, वो निकालना है आपको। देख लो, ये आपको पहले से दे रखी है डायरेक्शन, पर हो सकता है कि आपको ये ना दी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको दिया ही जाएगा। ठीक, अब उस केस में क्या करोगे अगर ये नहीं दिया जाता? तो देखो, ये हमारी जो है ये बैटरी है। ठीक है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट निकलता है, और जितना करंट यहां से निकल रहा है, क्या सारी ब्रांच में उतना ही करंट जाएगा क्या? ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। ठीक है, ब्रांचेस में अलग अलग होता है, डिवाइड हो सकता है करंट, तो डिवाइड करके देखेंगे उसको कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। आप एज्यूम किसी भी तरह से कर सकते हैं। इन्होंने और एक बैटरी और दे रखी है यहाँ पे, देखो ये वाली बैटरी। ठीक है, तो यहां से भी करंट निकलेगा पॉजिटिव से और नेगेटिव में एंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अब हमें अल्टीमेटली नहीं पता कि इसमें करंट एंटर करेगा कि इससे लीव करेगा, हमें पता ही नहीं है ये बात। ठीक है, हमने क्या करा, हमने एज्यूम करा, क्योंकि करंट हमें पता थोड़ी है, करंट तो हमें निकालने हैं, और जो निकालने हैं उसको एज्यूम करोगे कि बताओगे नहीं हुए तो यही होएगा, उसको तो एज्यूम करेंगे। तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ से ये वाली बैटरी को कंसिडर किया है पहले, और बोला इससे I1 करंट निकल रहा है। अब यहाँ पे जब इस जंक्शन पे I1 करंट पहुंचेगा तो किरचॉफ करंट लॉ लगाओ जरा। करंट लॉ क्या कहता है, जितना करंट यहाँ से गया उतना ही करंट इन दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो रास्ते हैं ना यहाँ पे करंट को जाने के, तो एक में I2 करंट मान लिया और दूसरे में I3 करंट मान लिया, सपोज करो। तो अब तुमने अगर I3 मान लिया तो यहाँ पे तुम्हारे पास अब कितने वेरिएबल हो गए, I1 I2 I3, तीन वेरिएबल हो गए जो तुम्हें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेकिन इसको इस तरह से सोचो कि अगर हम यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज कर लें और हम बोले कि यहाँ पर अगर I2 करंट गया है, I3 I1 में से I2 यहाँ चला गया, तो बचेगा कितना, I1 माइनस I2, और वो यहाँ से पास करेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर दो करंट जाते हुए ये दिखा दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो करंट जाएगा ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड होएगा, यहाँ पे जो करंट जाएगा वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड होएगा। ठीक है, इन्होंने क्या करा, यहां से ये जो I2 करंट जा रहा है इसको यहाँ पे भेजा, और बोला कि बैटरी से भी करंट जा रहा है I3। ठीक है, I3 करंट यहाँ से जा रहा है, तो अगर यहाँ से I3 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, तो ये दोनों करंट मिलकर के इस ब्रांच से ही तो जाएंगे ना वापस। क्यों? क्योंकि जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट है उतना आउटगोइंग करंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्रांच में कितना हो गया, I2 प्लस I3। ठीक, अब ये देखो जरा, इस वाली ब्रांच में ऑलरेडी I1 करंट जो है वो वापस जा रहा है। ठीक है, और सर यहाँ से I2 प्लस I3 कैसे हुआ? देखो, यहाँ से I3 करंट जा रहा है ना इस जंक्शन पे,
और यहाँ से I2 करंट जा रहा है जंक्शन पे, तो इस जंक्शन पे आने वाला करंट कितना है, I2 प्लस I3 है कि नहीं है मीनाक्षी? ओके सर। और जाने का रास्ता उसके पास केवल यही है, तो ये सारा करंट यहीं से जाएगा I2 प्लस I3। अब उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद होगा क्या, उसमें से I1 करंट यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि देखो बैटरी से जितना करंट निकला है उतना तो उसमें वापस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो I1 फिक्स हो गया यहाँ पर, तो I1 आ गया यहाँ पर वापस। तो I2 प्लस I3 में से I1 अगर इधर चल गया तो इधर कितना बचेगा, I2 प्लस I3 माइनस I1 जो होगा वो इसमें से जा रहा होगा, बताओ। और उतना ही करंट, इतना करंट अब इसमें आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से जा रहा है I1 माइनस I3। इन दोनों करंट को ऐड करके देखोगे तो यहाँ से I3 होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो तुमने कुछ गड़बड़ की है। क्यों? क्योंकि बैटरी से जितना करंट जाता है उतना ही उससे वापस आता है। देख लो जरा इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये, अभी हमने केवीएल लगाना शुरू भी नहीं किया है, अभी पहले हमने करंट की डायरेक्शन बताई है। क्यों बताई है? क्योंकि बिना करंट की डायरेक्शन बताए इससे वोल्टेज बताओगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। देखो जरा मैं थोड़ा सा टाइम देख रहा हूँ आपको, लोगों को देख लो, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ना समझ में आ रहा तो बता, ठीक है। बुक सभी के पास है, अपनी बुक में देखिए पेज नंबर क्या है 117 के आसपास होगा ये डायग्राम। मैं इसको वापस से रीड्रॉ करके आपको कुछ और बताता हूँ। अब जैसे हुआ क्या एग्जाम में आपको हो गई कंफ्यूजन कि कैसे दे रखा था करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे दे रखा था, हमने तो रट्टा मारा था उसका, वो वाला न्यूमेरिकल तो हम भूल गए हैं, कैसे करना था ये तो हमें तो पता ही भी नहीं है, तो हम क्या करें अब। तो यही जिंदगी भर परेशानी रहने के बजाय क्या करना, ये दे रखा है सर्किट, ठीक है। ये 10 वोल्ट है, ये कितना है 5 वोल्ट है, 4 1 4 2 2, चार एक चार दो दो, ये 2 2 ओम है, ठीक है। ठीक है, यही सर्किट है ना हमारा, इतना क्या इसमें टेंशन लेनी। देखो ये वाली बड़ी बैटरी है तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, इसकी पावर थोड़ी कम है, मतलब वोल्टेज थोड़ी कम है, तो बड़ी से शुरू कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो छोटी से शुरू भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से शुरू कर लिया, मान लो छोटी बैटरी से शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो, कोई रोकने वाला नहीं है, और कोई इसमें वैसा गड़बड़ वाली बात भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तुमने क्या करंट की करा कि I1 जा रहा है, बहुत सारे करंट में डिवाइड होगा तो आई फिर I1 I2 मानने के बजाय I1 से ही शुरू कर लो, क्या फर्क पड़ता है। आई करंट तो हमें पता ही नहीं ना, एक बैटरी होती तो आई मान भी लेते एक बार को, तो अब आई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मानना ही है तुम्हें, ठीक है। यहाँ से I1 करंट गया, ठीक है। अब होगा क्या, ये I1, अब देखो तुम्हें अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, जैसे भी करोगे बाद में उसी की मदद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे I1 गया करंट, अब ये I1 जो है इस जंक्शन पे I1 करंट इनकमिंग है, तो आउटगोइंग करंट जो है टोटल यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा, और यहां से कितना होगा, अगर यहां से I2 जा रहा है, ठीक है, तो यहां से कितना जाएगा, I1 माइनस I2 हो जाएगा ना, दो पार्ट में डिवाइड होना है, ये टोटल है, तो I2 यहां से जा रहा है, यहां से कितना हो जाएगा I1 माइनस I2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस जंक्शन पे कितना आ रहा है I1 माइनस I2, और नेक्स्ट जंक्शन पे कितना आ रहा है करंट I2, ठीक है। अब यहां से निकलता हुआ करंट मान लो एक, ठीक है, उसको तुमने मान लिया सपोज करो I3, तो यहां से कितना करंट जाएगा, I3 जो है वो यहां से जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, I2 यहां से बढ़ रहा है, तो यहां से निकलेगा कितना I2 प्लस I3, तो यहाँ पे भी कितना आएगा I2 प्लस I3 जंक्शन की तरफ, ये जंक्शन, ठीक है। यहां से देखो कर्सर दिख रहा है ना, ये वाला I3 करंट है जो 10 वोल्ट की बैटरी से निकल रहा है, तो इसमें एंटर भी कितना कर रहा होगा, I3 तो कर रहा होगा। अब यहां से देखो जरा, यहां से I3 जो है वो एंटर कर रहा है, ठीक है, बैटरी की साइड, और यहाँ पे I1 माइनस I2 है, तो इसमें इस ब्रांच में कितना करंट होगा I1 माइनस I2, ये इनकमिंग था, और इसमें से कितना आउट गोइंग हो गया माइनस I3, ठीक है। अब ये भी जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है करंट, और ये नीचे वाला भी बढ़ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये करंट मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो जरा, I माइनस I2 माइनस I3, ठीक है, और प्लस I2 प्लस I3, ये कट गया तुम्हारा, कितना बचा I1 बचा कि नहीं बचा, ये हो गया,
ठीक है। तो तुमने अगर एग्जाम में रटने की जरूरत है कि तुम्हें ये नहीं, तुम्हें यहाँ पर ये किरचॉफ्स करंट लॉ जो है, यानी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना वापस जाएगा वहां से, ये पता होना चाहिए, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम करंट्स का यूज करना है। अगर तुमने यहाँ पे i4 भी ले लिया, i5 भी ले लिया, तो क्या होगा? ये कोई एप्पल का फोन तो है नहीं कि i4 i5 ले लिया तो और बढ़िया वर्जन है तो मजे आ गए तुम्हारे। वहां पे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम्हें एक लूप ये, एक ये, एक ये, तीन ये तो हो गई। इसके अलावा एक बाहर वाली लूप हो सकता है, पता नहीं कितनी लूप लेनी पड़ जाएगी, जितने तुम वेरिएबल मानोगे उतनी लूप तुम्हें लेनी पड़ेगी। अब मिनिमम 3 से कम में यहाँ पे काम चलता नहीं। ठीक है, तो 3 वेरिएबल हमारे पास है। अब कोई भी 3 लूप जो तुम्हारा मन करे उनको उठा लो और उनमें केवीएल लगा लो, लेकिन केवीएल लगाने से पहले का काम जो है वो ये है, और ये आपको करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है तो इसमें बता दो। क्यों गौरव? क्लियर है सर। गौरव सर मेरा बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मैं आगे वीडियो नहीं देख पाऊंगा, मतलब स्क्रीन भी लोड हो रही है बहुत ज्यादा। तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग ठीक है सर। चलो बच्चों समझ में आया? मीनाक्षी, यस सर। आची, राहुल, मोहित। यस सर। राहुल? हाँ भैया। अच्छा, मोहित का भी इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है शायद। चलो एनीवेज, यहाँ पर ये है पहला काम, और उसके बाद हमें क्या लेने हैं, यहाँ पे लूप्स लेकर के उनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आप मेरे को बता दो कैसे सॉल्व करना है, मैं वैसे कर दूंगा। जो हमने अभी यहाँ पर ये वाला यूज किया है इससे करना है, या जो बुक में दिया हुआ है करंट की डायरेक्शन उससे सॉल्व करना है। जिससे कहोगे उससे सॉल्व करके दिखा दूंगा एक क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन करने के टाइम नहीं है, इसीलिए एक को डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लेना बढ़िया से, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में और करेंगे हम, लेकिन स्पेशली किरचॉफ लॉ बोल करके नहीं कर पाएंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, और अगर नहीं है तो मेरे को बताओ इस वाले से करना है, बुक वाले से करना है, या फिर ये सेकंड जो हमने अभी मानी है उससे करना है। जिससे भी करोगे वो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर बोलो। सेकंड वाले से। चलो ठीक, सेकंड वाले से। चलो सही है, सेकंड वाले से कर लेते हैं। वैसे भी सेकंड वाले से करना बेहतर है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला तो वैसे भी बुक में अवेलेबल है ना। तो हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को ले लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं ऊपर की साइड। अब तुम्हें लगाना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे होता है? लूप लॉ होता है। ठीक है, लूप लॉ लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर तुम्हें लूप्स माननी पड़ेंगी। कितनी लूप माननी पड़ेंगी? जितने तुमने वेरिएबल माने। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? i1 i2 i3। ठीक है, 3 वेरिएबल हैं तो आपको 3 लूप चाहिए। जो मन करे वो लूप मान लो। ठीक है, जैसे कि एक लूप जो है वो हम ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब इसमें एक लूप ये मान सकते हैं हम, दूसरी लूप ये मान सकते हैं, और तीसरी ये मान सकते हैं। ठीक है, अगर और ज्यादा लेनी पड़ती तो बाहर की ऐसे मान लेते इसको सॉरी, ऐसे बाहर की साइड से ऐसा करके भी मान सकते थे लूप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला काम सबसे पहला क्या है? बहुत ही स्लो मोशन में करा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए ये चीज। ठीक है, तो ये 3 लूप हमने मान लिया। अब लूप में तुम चलोगे कैसे? देखो यहाँ पे करंट तो ऐसे जा रहा है, पहले लूप की बात करो, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, तो तुम कौन सी डायरेक्शन में चलोगे? तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिसाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जब हम लूप लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इनको क्या कर देते हैं, इनका नामकरण कर देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा मान लो E2 हो गया सपोज करो, या E1 मान लो इसको, यहाँ पे इसको E2 मान लो। ठीक है, तो ये ए बी हो गया, इस पॉइंट को सी मान लो, इसको डी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें डायरेक्शन माननी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन मान लेता हूँ ऐसे। ठीक है, लूप लॉ लगाते वक्त हम ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज हम चलने वाले हैं। अगर हम इसकी बात करें, सेकंड वाले की बात करें, तो सेकंड वाले में हम सपोज करो ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और थर्ड वाले में फिर से हम क्या चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तुम तीनों में क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, तीनों में एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, किसी में क्लॉकवाइज किसी में एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। कोई तुम्हें इसके लिए रोकेगा नहीं, ना ही तुम्हारा आंसर गलत आएगा।
इस डायरेक्शन को अलग मानने की वजह से। ठीक, पहले ही हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें लगाना है लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है कि हर लूप का जो वोल्टेज का सम होना चाहिए वो होना चाहिए 0। ठीक है, तो अब ध्यान क्या क्या रखना है हमें, प्लस एंड माइनस का साइन और कितनी वोल्टेज है किसी एलिमेंट के अक्रॉस, ये हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, तो पहली लूप की हम बात करते हैं। कहीं से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो बुक में इसको ना ऐसे ना शो करके, मतलब ये जैसे मैंने यहाँ पे लूप शो कर दिया ना, ऐसे ऐसे डायरेक्शन शो कर दिया, ऐसे शो ना करने की बजाय उसने क्या बोला है, सीधे ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी, ए से होते हुए हम जाएंगे पहले बी की तरफ, फिर हम जाएंगे सी पर, फिर E2 पर, फिर ए पर। ठीक है, CE2 ए। ठीक है, मैं कर्सर से एक बार इसको दिखा देता हूं। क्या, ए से होते हुए जाएंगे हम पहले बी की तरफ, फिर सी की तरफ, फिर E2 की तरफ और फिर ए की तरफ वापस, ऐसे करके लूप बन रही है। इसका मतलब भी क्या है कि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ करके दिखा भी सकते हो, नहीं ड्रॉ करके दिखाना चाहते तो मत दिखाओ। ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ कर लेना जरूर शुरुआत में, उससे तुम्हें आसानी ही होगी ध्यान रखने में, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो हम ABCE2 ए ही लिखा है तो ए से शुरू करेंगे। ठीक है, ए से जाएंगे बी की तरफ, तो कौन सा एलिमेंट पड़ता है, एकमात्र एलिमेंट यही पड़ता है हमारे पास रास्ते में। ठीक है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी R इंटू इसमें से जो करंट पास कर रहा है I2, इन दोनों का प्रोडक्ट। बोलो, ठीक है। अब कितना ठीक है होगा सर। I2 और कितना इसका रेजिस्टेंस है 4I2 इसका क्या हो गया, वोल्टेज हो गई इसकी, 4I2 इसकी वोल्टेज हो गई। ठीक है, लेकिन अब इसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे, ये दिक्कत है। देखो, तुम जा रहे हो कैसे, ए से बी की तरफ। अब जब तुम ए से बी की तरफ जाते हुए देखोगे, या तुम सिंपल यहाँ पे देखो कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। नेगेटिव पोटेंशियल मान लो सपोज करो -2 वोल्ट, और यहाँ पे कितना हो गया, +3 वोल्ट हो गया सपोज करो, या फिर -1 वोल्ट हो गया, तब भी क्या हो गया, तो पॉजिटिव ही हो गया ना इसके कंपैरिजन में। चलो 1 वोल्ट मान लेते हैं, कंफ्यूज करने का क्या फायदा। ठीक है, तो तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो क्या हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल राइज की सिचुएशन आ गई हमारे सामने, राइज बढ़ रहा है। अगर तुम +1 वोल्ट से -2 वोल्ट की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिके, डिके हो रहा है, टूट रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल राइज पोटेंशियल डिके। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या रखना चाहते हो, या तो तुम पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव ले लो, पोटेंशियल डिके को नेगेटिव ले लेना। तब अगर तुम पोटेंशियल डिके को पॉजिटिव ले रहे हो तो पोटेंशियल राइज को नेगेटिव ले सकते हो। बताओ क्या मानना है, जो मानना है पूरे क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर, उसी को ही मानना है, और एक ही चीज मानो और हमेशा उसी को फॉलो करो, और बुक में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुक में कुछ भी दिया हो सकता है, बुक में शायद पोटेंशियल डिके को पॉजिटिव दिया हुआ है, इसको राइज को नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो यही मान ले। ओके सर। ठीक है, तो हुआ क्या, हम गए नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, इस डायरेक्शन से पता चलेगा जिसमें तुम घूम रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए, तो पोटेंशियल बढ़ गया, बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिके को हमने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है, तो बढ़ने का मतलब हो गया नेगेटिव का साइन। नेक्स्ट, हमारे पास दूसरा एलिमेंट क्या है, मैंने अभी क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ये नहीं तो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, बस ये डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा अब हमें क्या करना है, बी से सी की तरफ जाना है। कितने एलिमेंट पड़ रहे रास्ते में, एक। इसमें कितना वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज होगा इसका रेजिस्टेंस इनटू में इसके थ्रू जितना करंट पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है, I1 माइनस I2। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2 टाइम्स 2। लेकिन इसका साइन क्या होगा, देखो तुम गए बी से सी की तरफ, और करंट भी कहां जा रहा है, बी से सी की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट जो है वो कैसे, सॉरी, तुम किस तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल की तरफ, तो पोटेंशियल घट रहा है।
और घटे हुए पोटेंशियल को हम क्या ले रहे हैं, डीके को पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा प्लस का साइन। बोलो, ठीक है। अब तुम जाओगे ठीक है। सी से जा रहे हो तुम इस तरफ, बीच में ये पड़ गया ना पहले रेजिस्टेंस, तो फिर से देखो करंट कहाँ जा रहा है, करंट यहाँ जो तुमने माना उसी करंट को देखना है। यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब तुम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, यानी डिके की तरफ जा रहे हो, यानी कि पॉजिटिव साइन लोगे। ठीक है ना, डिके पॉजिटिव है ना, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है 1, और इसमें करंट कितना है I3, तो कितना हो जाएगा I3 इंटू में 1, और प्लस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, डिके की तरफ जा रहे हो, उसको डिके को पॉजिटिव ले रहे हो। जब तुम बैटरी में जा रहे हो यहाँ से यहाँ पर, तो बैटरी का तो बड़ा सिंपल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, उसमें करंट नहीं देखना है, बैटरी में करंट नहीं देखना है, बैटरी में बैटरी के टर्मिनल देखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब कैसा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। और कितना, 10 वोल्ट, ये तो बैटरी तुम्हें डायरेक्ट ही पता है ना। ठीक है, इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो मुझे बता दो। नो सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, बेहतर रहेगा हमारे लिए। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। आर्ची समझ में आ रहा है, मोहित? यस सर। ठीक, ठीक है, ये हमारा एक लॉ हो गया, मतलब एक लूप में लगा दिया हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब सेकंड में लगाना है, तो इससे हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। देखो एक इक्वेशन मिल गई ना, हमने बोला था ना जितनी बार लगाओगे उतनी इक्वेशन मिलेगी, तो एक इक्वेशन ही मिल गई। अब दूसरी में लगाओगे, दूसरी में तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, इट डजंट मैटर क्या कैसे मूव कर रहे हो, लिख लो बस इसको, क्या, ए से आप जा रहे हो डी की तरफ, फिर सी की तरफ, और फिर ई टू, फिर ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के दिखा देना, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसी तरह से लिख के दिखाना, ए डी सी ई टू ए। ठीक है, ए से डी की तरफ जब तुम जा रहे हो तो रेजिस्टेंस कितना है 4, और इसमें करंट कितना जा रहा है I2 प्लस I3, तो I2 प्लस I3 टाइम्स 4। एक और बेहतर तरीका सजेस्ट करूं, वो ये है कि पहले सबके पोटेंशियल लिख लो, फिर इकट्ठा साइन लिख देना। ठीक है, फिर दूसरे में तुम जा रहे हो, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, और इसमें कितना करंट है I1 माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, तो कितना वोल्टेज होगा I1 माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस 2। अब यहाँ पे इस सेकेंड लूप में फिर तुम आओगे इस पे, फिर से 1 ओम पे आओगे, है ना, और ये रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा, और करंट कितना जा रहा है I3, तो I3 इंटू 1, ये इसका वोल्टेज हो गया, इसका वोल्टेज क्या हो गया 10 वोल्ट हो गया, और ये इक्वल टू 0 लिख दिया तुमने। तुमने क्या करा, सारी वोल्टेजेस लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। अब अलजेब्रा एक सम करना है ना, तो अब अलजेब्रा देख लो बस इसका, यहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिके है, डिके को तुमने पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे आ गया प्लस का साइन। फिर तुम ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव था, करंट ऐसे जा रहा है ना ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन तुम अपनी डायरेक्शन देखोगे, तुम्हें अपनी डायरेक्शन के हिसाब से लगाने हैं साइन, तुम्हें करंट की डायरेक्शन के हिसाब से नहीं लगाने। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से तुम्हें पता चलेगा कि पोटेंशियल डिके है या फिर राइज है, और जिस डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें प्लस का साइन लगाना है कि माइनस का लगाना है। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब तुम फिर से फर्दर लेफ्ट मूव करोगे तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, एंड हेंस इट इज पोटेंशियल डिके व्हिच विल बी टेकन एज पॉजिटिव साइन। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द बैटरी, और बैटरी में क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ रहा है, विच इज पोटेंशियल राइज, एंड पोटेंशियल राइज इज टेकन एज नेगेटिव, एंड दैट इज हाउ वी फॉर्म आवर सेकंड इक्वेशन। बोलो, कोई डाउट है इसमें? तो नो सर। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आराम से भी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी चीजें हैं ना, एक तो करंट की डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव के साइन देखने हैं हमें, ठीक है, और लॉ भी लगाना है, वोल्टेजेस वगैरह भी निकालनी है, और बाकी चीजें भी देखनी है, तो इस वजह से थोड़ा सा आराम आराम से हम इसको कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा साइड में खिसका देते हैं, तीसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं।
चलो तीसरी लूप क्या है, ये थर्ड लूप हमारी ये है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा मैसी है इसमें, और भी तुम करोगे तो तुमसे भी हो ही जाएगा। तो शुरुआत में कोशिश करना कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह रहे, बड़े बड़े डायग्राम्स ड्रॉ करना जब कॉपी में सॉल्व करोगे तो, ताकि तुम्हारे पास स्कोप रहे। अगर तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगा के देखना है, लूप दिखानी है या कुछ भी करना है, तो ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से सॉल्व करके देखना कोशिश करना, ठीक है। तो इसमें हम कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स फ्रॉम बी टू सी टू डी एंड देन E1, B C D E1 and then back to B. Okay, and now we have to write the equation. तो पहले क्या करते हैं, पोटेंशियल लिख लेते हैं, ठीक है। B से हम आए, B से जब हम C की तरफ जा रहे हैं तो कितना है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, और इसमें करंट कितना है, I1 माइनस I2, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, 2 इंटू में I1 माइनस I2 माइनस I3, 2 इंटू में I1 माइनस I2 माइनस I3, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फिर 5 वोल्ट हमें लिखना है, 5 वोल्ट, और ये हो गया बराबर 0 के। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसको साइन हमें लिखना है। इसके बाद देखो, पहले में देखो तुम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स पोटेंशियल डिके एंड दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिके, डिके मीन्स पॉजिटिव साइन। यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल राइट, दैट मीन्स नेगेटिव साइन। और ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। ये काम था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझना और उसको अप्लाई करना। यहाँ पे हो गई फिजिक्स खत्म, अब यहाँ पे हो गई मैथमेटिक्स शुरू। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, और उन्हें सॉल्व करके फाइनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए जिसका भी है हम, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हमारे पास हैं, अब इन तीनों को सॉल्व करना है हमारे पास। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूं। 3 इक्वेशन है, तीनों में वेरिएबल है I1 I2 I3। जो सबसे सिंपल मेथड आपको समझ में आ सकता है वो ये है कि किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, जैसे मान लो हमने उठा ली थर्ड, कोशिश करो जो सबसे छोटी हो और जिसमें वैल्यूज ठीक ठाक हो, ज्यादा दिक्कत वाली ना लग रही हो, वो वाली उठा लो, ठीक है। जो सबसे छोटी लग रही हो इक्वेशन उसको उठा लो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मान लो हमने थर्ड उठा ली, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो जो तुम्हें लगता है ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। जैसे कि तुमने निकाल ली वैल्यू यहाँ से I3 की, तो I3 की वैल्यू निकालने का मतलब, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि वो I2 और I1 की टर्म्स में आएगी। अब यहाँ पर भी I3 है और यहाँ पर भी I3 है, ये जो वैल्यू तुमने निकाली है ना, ये I2 I3 I1 की टर्म्स में, इसको यहाँ भी पुट कर दो और इसको यहाँ भी पुट कर दो, सेम वैल्यू को, ठीक है। होगा क्या, I3 जो है उसकी जगह पर जब तुम I2 और I1 की फॉर्म में वैल्यूज रखोगे, ठीक है, तो होगा क्या, इन दोनों इक्वेशन में I3 गायब हो जाएगा, केवल I1 और I2 रह जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इन दोनों की मदद से 2 इक्वेशन बचेंगी जो सिर्फ और सिर्फ I1 और I2 में होंगी, ठीक है। I1 और I2 में 2 इक्वेशन आ जाएंगी, और ये आपने 10th क्लास में बहुत ही मंझे हुए तरीके से सॉल्व की होंगी। I1 I2 की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, इन दोनों से, और वो रखने के बाद I3 की वैल्यू इसमें रख दे, मतलब इसमें रख देना I1 I2 की वैल्यू, तो I3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तीनों करंट मिल जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा था कि हर ब्रांच का करंट बता दो, तो हर ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, इस ब्रांच का करंट कितना हो गया, I1 हो गया, इस ब्रांच का कितना है, I1 माइनस I2, तो जो वैल्यू आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट करके बताते जाना, ऐड करते जाना, ये निकाल देना। ऐसा मत करना कि खाली I1 I2 I3 निकाल करके सोचे कि हम तो हो गया बस काम, मजे आ गए, चलो अब घर चलते हैं, पता चला आधे नंबर कट गए आपके, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं है कोई डाउट? नहीं सर। एक चीज और है यहाँ पर जो ध्यान रखनी है, अगर बाई चांस ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें 2 ही वेरिएबल है, सपोज करो I1 और I3, तो सबसे पहले उसको उठाओ, वहां से I1 निकालो या I3 निकालो और उसको पुट करो, और भी इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली, ठीक है।
अगर कोई ऐसी इक्वेशन दिख रही है जिसमें 3 ना हो करके, मतलब कोई वेरिएबल कट जाए, मान लो सपोज करो इसमें से I1 I1 कट गया सपोज करो इस इक्वेशन में, थर्ड में, ठीक है, I1 कट गया तो I2 और I3 बचेगा ना, तो उसमें से वैल्यू निकाल करके बाकियों में पुट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। अब इसमें गलतियों के स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है, सिली मिस्टेक्स के। पहला, तुमने उतारने में गलती कर दी, ठीक है, तो गड़बड़ कर दोगे। दूसरा, तुमने जो करंट की डायरेक्शन शो करनी थी वो तो तुम कैसे भी कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए शो करना है। अब तुमने यहाँ पे I3 के साथ साथ I4 भी मान लिया एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, ठीक है। कैसे मान लिया? जैसे I1 यहाँ मानना था, I1 यहाँ पे गया तो I2 ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, तुमने I3 मान लिया सपोज करो, तब भी I2 प्लस I3 I1 के बराबर होगा, लेकिन तुमने एक वेरिएबल खामखा का बढ़ा दिया। अब तुमने खामखा का वेरिएबल बढ़ा दिया तो तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज अगर तुम ध्यान रखोगे जंक्शन पे, कि अगर दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक को मान लो, दूसरा तो इसमें से माइनस करके काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अगर तुमने नहीं करी है तो तुम्हारी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपरली शो करनी है। फिर तीसरा, वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज डायरेक्ट लेनी है और इन सब की IR करके लेनी है। फिर इनमें जो डायरेक्शन तुमने घूमने की मानी है वो सही, मतलब मान लो कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक में तुम इधर घूम गए जब इस लूप में चल रहे थे क्लॉकवाइज में, और एक में इधर घूम कर गए लगा दिया, या फिर साइन तुमने घूमे सही लेकिन तब भी गलत लगा दिया तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो बेहतर ये रहेगा कि, क्योंकि घूमने की वजह से गड़बड़ होगी कि पहले प्लस लगाए माइनस लगाए क्या लगाए, तो पहले सारी वोल्टेजेस लिख लो। जैसे यहाँ पर इस लूप में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है तो 4 टर्म आएगी वोल्टेज की, वो चारों लिख लो, फिर इकट्ठा एक बार प्लस या माइनस का साइन लगा लो। ऐसे यहाँ पर करो, ऐसे यहाँ पे करो, फिर उसके बाद जो 3 इक्वेशन आएंगी उनको फिर सॉल्व करने में तुम गड़बड़ कर सकते हो, या सॉल्व करनी ही नहीं आ रही है, ठीक है। फिर फाइनली तुम ये गड़बड़ कर सकते हो कि ब्रांच में करंट पूछें और तुम यहाँ पे सिर्फ I1 I2 I3 निकाल के आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस है इसलिए, और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव प्रोसेस है ये वाला। अगर सर्किट जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। इन जनरल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, हो सकता है ये लास्ट वाली जो ब्रांच है इसमें से ये एलिमिनेट कर दी जाए, ठीक है, ये नहीं है तो फिर भी ये बहुत इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जितनी ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ये प्रोसेस भी सेम रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, ठीक। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अब इसमें एक क्वेश्चन बुक में जो दिया हुआ है ना, वो आपको ये दिया हुआ है क्यूब वाला, इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, चाहो कहो तो मैं अभी बता देता हूँ, मतलब मुझे कोई इशू नहीं है, बट फिलहाल के लिए छोड़ दो, थोड़ा सा दिक्कत कम आएगी आपको। कराएंगे ये क्वेश्चन, क्लास में करा देंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो कर लोगे ना तुम। अरे हाँ, कहाँ गया, ये तो सॉल्व कर लोगे ना इक्वेशंस के लिए, वैल्यू I1 I2 I3। अब देखो कोई वैल्यू इसमें पॉजिटिव आ सकती है, कोई नेगेटिव आ सकती है, करंट की वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करो तुम्हारी I2 की वैल्यू आ गई -3 एम्पियर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो तुमने करंट माना था I2 उसकी वैल्यू है 3 एम्पियर। लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो तुमने डायरेक्शन मानी थी ना, तुमने तो खुद से मानी थी, जरूरी थोड़ी है कि उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा हो, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि तुमने डायरेक्शन अपोजिट मान रखी है, ठीक है। तो इसमें करंट जो है एक्चुअल में ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको बाद में दिखाओगे या उसको लेके कंफ्यूज होना है, कुछ नहीं, बस सिंपल माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है। तुम क्या बोलोगे बस कि माइनस में आंसर का मतलब यही है, क्योंकि तुम डायग्राम में तो शो करोगे ही ना कि तुम्हारी रेफरेंस डायरेक्शंस क्या है, तो माइनस का आंसर आते के साथ ही जो टीचर है वो समझ जाएगा कि आंसर जो इसने डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें कुछ नहीं करना इसका, लेकिन इसको बस समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन। अब जैसे यहाँ पर है I2 प्लस I3, तो यहाँ पे I2 की जगह क्या रखोगे -3, और I3 जो भी है तुम्हारा वो, और उसके हिसाब से आंसर आएगा। अब वो ओवरऑल मिला करके नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहा था करंट, तुमने ऑपोजिट माना है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
ये तो हमें समझने के लिए है। सर मीटिंग से सब चले गए। ठीक, क्यों मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर, क्लियर आ रही है। चलो मैं एक बार वापस से कॉल कर लेते हैं, ऐसा क्यों है? पता नहीं सर, सब अभी अभी के। नेक्स्ट अब हमें बात करनी है केवीएल की, यानी कि लूप लॉ जो है उसकी बात करनी है हमें। उसको समझना है कि वो क्या कहता है और किस बिहाफ पे कह रहा है वो कि ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ। ये एक लूप में लगेगा, ठीक है। तो आपको कोई एनर्जाइज्ड सर्किट दे रखा होगा, दोनों ही केस में, चाहे केवीएल हो चाहे केसीएल हो। सर्किट क्या होता है? सर्किट जो होता है वो होता है हमारा इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जैसे कि बैटरी हो गई हमारी, की हो गई हमारी, इसके अलावा रेजिस्टेंस हो गया है, कैपेसिटर हो गया है, या आगे हम देखेंगे इंडक्टर हो सकता है। इस तरह के जो भी एलिमेंट्स हैं इन सब के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। एनर्जाइज सर्किट का मतलब होता है जिसके अंदर जो एनर्जाइज होता है, एनर्जाइज मतलब जिसमें बैटरी वगैरह कनेक्टेड होती है, ठीक है, जो एनर्जी ड्रॉ कर रहा है। तो ऐसा अगर हम कोई भी सर्किट ले लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, मान लो जैसे ये है, एक सिंपल सा हम सर्किट ले लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। ये अब इसको हम कैसे लिख लेते हैं, ये हमारी बैटरी हो गई ई, इस पॉइंट को ए लिख लेते हैं हम। इस अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट बी हो गया। और एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। रुको, थोड़ा सा चेंज करते हैं सर्किट, ज़्यादा ही सिंपल हो गया ये। ठीक है, ये हमारा सर्किट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इस पॉइंट को हम सी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है, सभी को सुन रहे हो ना सभी लोग? कभी मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट है। अब हमें इसको सॉल्व करना है केवीएल से, तो इसमें लूप लॉ लगाना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लूप्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप लूप की एक बात करो, यानी क्लोज्ड पाथ की बात करो, तो ये एक क्लोज्ड पाथ हो गया, ठीक है। मतलब ई से लेकर के ए से फिर आप बी पर आए, और ये नीचे से इन दोनों रजिस्टर के थ्रू सी पे होते हुए आए और फिर वापस ई पे आ गए, ठीक है। या फिर सेम ही काम आप क्या कर सकते हो, बाहर से भी कर सकते हो। बाहर से मतलब या दूसरी लूप के लिए कर सकते हो। दूसरी लूप कौन सी लूप हो सकती है? वो ये लूप हो सकती है, ठीक है। ये भी तो एक क्लोज्ड पाथ बन गया ना इसके अंदर। तीसरा हम ये भी ले सकते हैं, एक ये लूप लिया और अब बाहर वाला रजिस्टर यूज किया अंदर वाले की जगह, और ये, ठीक है। तो ऐसे तीन लूप जो हैं वो कंसीडर की जा सकती हैं यहाँ पे, और उन तीनों के लिए हम यहाँ पे लूप लॉ लगा सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। लेकिन अब इसमें इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में, किसी भी सर्किट के किसी भी क्लोज्ड पाथ में जो एल्जेब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस जो होगा किसी भी लूप में, ब्रैकेट में लिख देता हूं, वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है। देखो जरा, वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। हमने ये फॉर्मूला देखा था ना, डब्ल्यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर इंटरनल, ये सॉरी, हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है, ये हमारा हुआ करता था। और वोल्टेज क्या हुआ करता था? हमारी स्केलर क्वांटिटी होती थी, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास कैसे ऐड होती है? एल्जेब्राइकली ऐड होती है, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज जो है वो वर्क डन या फिर एनर्जी से मिलता है। एनर्जी की और वर्क डन क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल वोल्टेज या एनर्जी निकालनी है यहाँ पे, तो एल्जेब्राइक सम लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर किसी लूप में एल्जेब्राइक सम लोगे,
वोल्टेज इसका, तो वो सारा सम जो मिला करके होगा वो 0 के बराबर होगा। एक्चुअल में होता क्या है, एक सिंपल सा सर्किट में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें बिल्कुल सिंपल सर्किट, एक रजिस्टर और एक बैटरी, ठीक है। यहां से क्या होगा, कुछ करंट फ्लो करेगा। अब ये जो वोल्टेज होगी, दोनों वोल्टेज जो होगी वो दोनों के अक्रॉस बराबर होगी, ठीक है। इधर भी ई और इधर भी ई, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ई, जिसको हम बोल रहे हैं, जो बैटरी है हमारी, ये हमारी है सोर्स, सोर्स, ठीक है। ये क्या कर रही है, सोर्स मतलब ये एनर्जी का सोर्स है, यहाँ पे ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो है, ये इसको हम बोल सकते हैं लोड या सिंक, सिंक जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये हमारा सिंक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो अब वोल्टेज, या फिर इस तरह समझो कि जितनी एनर्जी ये सोर्स दे रहा है, सिंक उतनी ही एनर्जी क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, इस लूप की अगर हम बात करें। अब इसमें अगर लूप में जितनी वोल्टेज ये दे रहा है उतनी ही वोल्टेज ये क्या करेगा, ये ले रहा है उतनी ही वोल्टेज, ठीक है। और उसी रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पर आर जो है। इसलिए जब तुम एनर्जी इसका सम करोगे किसी लूप में, तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज जो 0 है, और इस कॉन्सेप्ट से हम बोल सकते हैं कि ये जो लॉ है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज पे, ठीक है। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। देखो, अलजेब्राइक सम वोल्टेज इसका 0 है, यानी कि अलजेब्राइक सम एनर्जी का 0 है, ठीक है। अलजेब्राइक सम एनर्जी का 0 होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव लिया, नेगेटिव को नेगेटिव लिया, ऐड करके सब 0 आ गया। अब खुद सोच करके देखो, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कभी वायलेट हो सकता है क्या, कभी भी वायलेट हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई सर्किट मिल सकता है कि जिसमें यहाँ पे ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल ना हो, तो नहीं मिलेगा अगर आइसोलेटेड है तो सर्किट। सिमिलरली वो क्वांटाइजेशन, और सॉरी द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था पहला जो है, तो वहां पर भी सेम चीज है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो वो भी एप्लीकेबल होगा हर जगह, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है इन दोनों लॉज को समझने में, तो बताओ, बोलो जल्दी। नो सर। ठीक है। अब बात आती है इनको अप्लाई कैसे करेंगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ तो वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। वोल्टेज लॉ की हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखो, जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी बाद में आपको। देखो, केवीएल जब भी हम लगाते हैं तो हमें क्या लेना है, अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। जितनी भी हैं ये, इन सबको 0 लेना है एक लूप के अंदर, अलजेब्राइक सम। यहाँ पे v1 v2 v3 v4 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम बात करो इस सिंपलेस्ट सर्किट की भी, तो यहाँ पे इसकी वोल्टेज तो तुम्हें डायरेक्टली पता है, तो तुम लिख सकते हो प्लस या माइनस, जो भी लिखना चाहोगे। बाद में देखेंगे कि प्लस या माइनस कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे दो, एक तो तुम्हारे पास टेंशन का सोर्स क्या है कि या प्लस साइन लगाएं इसके आगे या फिर माइनस का साइन लगाएं, ठीक है। एक तो यही गड़बड़ हो सकती है ना, इसमें ये करना है हमें। अरे हाँ या ना बोल दो प्लीज, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोल यस रहा हूँ जो सर। तुम्हारे तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। देखो, इस लॉ को लगाने में दो ही चीजों में गड़बड़ हो सकती है। अब लॉ तो सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। या तो प्लस का साइन चूज करेंगे कि माइनस का साइन चूज करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा तो गड़बड़ हो सकती है। और दूसरा सोर्स ऑफ एरर यहाँ पे क्या हो सकता है, या दूसरी चीज जो तुम्हें हमें जानने की जरूरत है वो क्या है यहाँ पे, कि बैटरी की वोल्टेज तो डायरेक्ट पता है ई है, लेकिन रजिस्टर की वोल्टेज कितनी होगी, तो जितना करंट इसमें से जा रहा है इनटू आर, इसका रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो अलग अलग एलिमेंट्स के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरा, प्लस माइनस का साइन कहाँ पर कैसे कैसे लगेगा वो पता होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यही दो चीजें हैं, जिसके अलावा तो और कोई ऐसी चीज है नहीं जिसकी वजह से ये अटक जाएगी, ठीक है। अब वोल्टेज के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले करंट पता होना चाहिए अगर तुम रजिस्टर में निकालना चाहते हो तो। बैटरी की वोल्टेज तो डायरेक्ट पता है ई यहाँ पर, लेकिन अगर रजिस्टर के लिए निकाल रहे हो
तो वहां पे क्या पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए। अब अगर करंट तो पहले से पता होता तो सारी वोल्टेज वैसे ही निकल जाती, फिर दिक्कत ही क्या थी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस करंट को एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है सर्किट में, करंट्स को एज्यूम करना। दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। फर्स्ट थिंग टू डू जब केवीएल हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, while applying KVL first thing to do is to assume the current and its directions in the circuit. नेक्स्ट वन, ये कन्वेंशन हमें देखना है कि प्लस कब लगाएंगे माइनस कब लगाएंगे। इसमें सेकंड में कोई दिक्कत है तो बताओ। एज्यूम करना पड़ेगा, कैसे एज्यूम करेंगे वो एक एग्जांपल देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हम देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। तो प्लस माइनस का जो साइन है ना, इसमें कभी कभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, और यही मेनली जो रीजन है एरर का वो ये होता है। ठीक है सॉरी। तो प्लस कब और माइनस कब, तो यहां पर आप क्या करोगे, एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन सा उसका टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा उसका टर्मिनल नेगेटिव है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, टर्मिनल क्या होता है, एंड्स। तो ये रजिस्टर हो गया हमारे पास, इसके दो एंड्स क्या होगा, ये ए और बी। अब यहां पर देखो जरा, इसका कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो बैटरी का तो बिल्कुल सिंपल पता है, ये पॉजिटिव होता ही है और ये नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, लेकिन रेजिस्टर का कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा, ये कैसे पता चलेगा। सोच के देखो जरा इस बात को। अगर मैंने बैटरी ऐसे कनेक्ट करी है रजिस्टर से, तो देखो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव और इसका हो जाएगा नेगेटिव। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं पोलैरिटी चेंज करूंगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल था और तुमने अब इस रजिस्टर को इस वाली बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी बोलो। नो सर। नहीं भैया। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इसके तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हमेशा फिक्स है, लेकिन रजिस्टर के किस बात पर डिपेंड करते हैं कि बैटरी कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, या फिर सेम चीज को हम बोल सकते हैं कि अगर बैटरी ऐसे कनेक्टेड है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, बताओ जरा। इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ब्लैक पेन। और रेड में हम ऐसे कह सकते हैं कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, बोलो। यस सर। अब इसको भूल जाओ, क्योंकि हम करंट ही एज्यूम करेंगे, उसी की डायरेक्शन से बताएंगे, क्योंकि हर जगह थोड़ी बैटरी लगी होगी। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स सा सर्किट ले लूं तो हर जगह बैटरी लगा के थोड़ी दिखा रखा है हमने, बैटरी से थोड़ी पता चलेगा हर वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, करंट की डायरेक्शन ले ली। अगर करंट ऐसे जा रहा है, देखो रेड वाले को ऐसे जा रहा है करंट, तो रेड वाली पोलैरिटीज है। अगर ब्लैक वाला करंट जा रहा है तो ब्लैक वाली पोलैरिटीज है। और सिंपल भाषा में, साफ और सिंपल भाषा में हम ये नहीं बोल सकते क्या कि अगर करंट ऐसे जा रहा है रेजिस्टेंस के थ्रू, तो जहां से जा रहा है वो पॉजिटिव और जहां की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल, ये हम यहाँ पे याद रख सकते हैं इसके लिए। और ये तो हमें पता ही है, इसके लिए तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोलो जल्दी से, हाँ या ना बोल दो, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर इसी में लगे रह जाएंगे, मेरे को पता ही नहीं चलेगा कुछ ऑफ लो समझ में आया कि नहीं आया, तो अप्लाई कहाँ से करवाऊं। बोलो जल्दी। आ गया सर। ठीक है, क्लियर है सर। हाँ। अब क्या है, एक एग्जाम्पल हम लेंगे और उस एग्जाम्पल की मदद से इसको रियलाइज करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और थोड़ा सा ना, मतलब शुरुआत में हो सकता है ना बच्चों को थोड़ा सा लगता है, अजीब सा लगता है किरचॉफ लॉ अप्लाई करते वक्त। अगर कोई डाउट लगे तो मेरे से पूछ लेना, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ना समझ में आए तो बिल्कुल एकदम से बोल देना, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगी। बच्चे ना उस वक्त बोलते नहीं है और बाद में पूरा टाइम तक कंफ्यूजन रहती है। और किसी ने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले ली बाद में, तो उसको तो वैसे भी ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम ये 3.7 एग्जाम्पल करेंगे। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क दे रखा है बहुत ही गंदा सा, इस गंदे से नेटवर्क में हर ब्रांच में आपको करंट बताना है कितना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन तो। ठीक है,
मैं इस डायग्राम को ले लेता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। देखो यहां पर तुम्हें पहले से ही करंट की डायरेक्शन शो कर रखी है, पर करंट का मैग्नीट्यूड नहीं पता, वो निकालना है आपको। देख लो ये आपको पहले से दे रखी है डायरेक्शन, पर हो सकता है कि आपको ये ना दी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको दिया ही जाएगा। ठीक, अब उस केस में क्या करोगे अगर ये नहीं दिया जाता तो? देखो ये हमारी जो है ये बैटरी है, ठीक है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट निकलता है, और जितना करंट यहां से निकल रहा है क्या सारी ब्रांच में उतना ही करंट जाएगा क्या? ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं, ठीक है। ब्रांचेस में अलग अलग होता है, डिवाइड हो सकता है करंट, तो डिवाइड करके देखेंगे उसको कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है पहले मैं आपको वो बता देता हूं। आप एज्यूम किसी भी तरह से कर सकते हैं। इन्होंने और एक बैटरी और दे रखी है यहाँ पे, देखो ये वाली बैटरी, ठीक है। तो यहाँ से भी करंट निकलेगा पॉजिटिव से और नेगेटिव में एंड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अब हमें अल्टीमेटली नहीं पता कि इसमें करंट एंटर करेगा कि इससे लीव करेगा, हमें पता ही नहीं है ये बात, ठीक है। हमने क्या करा, हमने एज्यूम करा, क्योंकि करंट हमें पता थोड़ी है, करंट तो हमें निकालने हैं, और जो निकालने हैं उसको एज्यूम करोगे कि बताओगे नहीं है तो यही होएगा, उसको तो एज्यूम करेंगे। तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ से ये वाली बैटरी को कंसिडर किया है पहले, और बोला इससे I1 करंट निकल रहा है। अब यहाँ पे जब इस जंक्शन पे I1 करंट पहुंचेगा तो किरचॉफ करंट लॉ लगाओ जरा। करंट लॉ क्या कहता है, जितना करंट यहाँ से गया उतना ही करंट इन दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो रास्ते हैं ना यहाँ पे करंट को जाने के, तो एक में I2 करंट मान लिया और दूसरे में I3 करंट मान लिया, सपोज करो। तो अब तुमने अगर I3 मान लिया तो यहाँ पे तुम्हारे पास अब कितने वेरिएबल हो गए, I1 I2 I3, 3 वेरिएबल हो गए जो तुम्हें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेकिन इसको इस तरह से सोचो कि अगर हम यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज कर लें और हम बोले कि यहाँ पर अगर I2 करंट गया है I3 I1 में से I2 यहाँ चला गया, तो बचेगा कितना, I1 माइनस I2, और वो यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर दो करंट जाते हुए ये दिखा दिए गए हैं, ठीक है। अब ये जो करंट जाएगा ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड होएगा, यहाँ पे जो करंट जाएगा वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड होएगा, ठीक है। इन्होंने क्या करा, यहां से ये जो I2 करंट जा रहा है इसको यहाँ पे भेजा और बोला कि बैटरी से भी करंट जा रहा है I3, ठीक है। I3 करंट यहाँ से जा रहा है, तो अगर यहाँ से I3 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, तो ये दोनों करंट मिलकर के इस ब्रांच से ही तो जाएंगे ना वापस। क्यों? क्योंकि जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट है उतना आउटगोइंग करंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रांच में कितना हो गया, I2 प्लस I3, ठीक। अब ये देखो जरा, इस वाली ब्रांच में ऑलरेडी I1 करंट जो है वो वापस जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से I2 प्लस I3 कैसे हुआ? देखो यहाँ से I3 करंट जा रहा है ना इस जंक्शन पे, और यहाँ से I2 करंट जा रहा है जंक्शन पे, तो इस जंक्शन पे आने वाला करंट कितना है, I2 प्लस I3 है कि नहीं है मीनाक्षी? ओके सर। और जाने का रास्ता उसके पास केवल यही है, तो ये सारा करंट यहीं से जाएगा I2 प्लस I3। अब उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद होगा क्या, उसमें से I1 करंट यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि देखो बैटरी से जितना करंट निकला है उतना तो उसमें वापस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो I1 फिक्स हो गया यहाँ पर, तो I1 आ गया यहाँ पर वापस। तो I2 प्लस I3 में से I1 अगर इधर चल गया तो इधर कितना बचेगा, I2 प्लस I3 माइनस I1 जो होगा वो इसमें से जा रहा होगा, बताओ। और उतना ही करंट, इतना करंट अब इसमें आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से जा रहा है I1 माइनस I3। इन दोनों करंट को ऐड करके देखोगे तो यहाँ से I3 होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो तुमने कुछ गड़बड़ की है। क्यों? क्योंकि बैटरी से जितना करंट जाता है उतना ही उससे वापस आता है। देख लो जरा इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये, अभी हमने KVL लगाना शुरू भी नहीं किया है, अभी पहले हमने करंट की डायरेक्शन बताई है। क्यों बताई है? क्योंकि बिना करंट की डायरेक्शन बताए इससे वोल्टेज बताओगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। देखो जरा मैं थोड़ा सा टाइम देख रहा हूँ, आपको लोगों को देख लो, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ना समझ में आ रहा तो बता, ठीक है। बुक सभी के पास है, अपनी बुक में देखिए पेज नंबर क्या है, 117 के आसपास होगा ये डायग्राम,
मैं इसको वापस से रीड्रॉ करके आपको कुछ और बताता हूँ। अब जैसे हुआ क्या एग्जाम में आपको हो गई कंफ्यूजन कि कैसे दे रखा था करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे दे रखा था, हमने तो रट्टा मारा था उसका, वो वाला न्यूमेरिकल तो हम भूल गए हैं, कैसे करना था ये तो हमें तो पता ही भी नहीं है, तो हम क्या करें अब। तो यही जिंदगी भर परेशानी रहने के बजाय क्या करना, ये दे रखा है सर्किट, ठीक है, ये 10 वोल्ट है, ये कितना है 5 वोल्ट है, 4 1 4 2 2, चार एक चार दो दो, ये 2 2 ओम है, ठीक है, ठीक है, यही सर्किट है ना हमारा, इतना क्या इसमें टेंशन लेनी। देखो ये वाली बड़ी बैटरी है तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, इसकी पावर थोड़ी कम है, मतलब वोल्टेज थोड़ी कम है, तो बड़ी से शुरू कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो छोटी से शुरू भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से शुरू कर लिया, मान लो छोटी बैटरी से शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो, कोई रोकने वाला नहीं है और कोई इसमें वैसा गड़बड़ वाली बात भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तुमने क्या करंट करा कि I1 जा रहा है, बहुत सारे करंट में डिवाइड होगा तो आई फिर I1 I2 मानने के बजाय I1 से शुरू कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आई करंट तो हमें पता ही नहीं ना, एक बैटरी होती तो आई मान भी लेते एक बार को, तो अब आई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मानना ही है तुम्हें, ठीक है। यहाँ से I1 करंट गया, ठीक है। अब होगा क्या, ये I1, अब देखो तुम्हें अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, जैसे भी करोगे बाद में उसी की मदद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे I1 गया करंट, अब ये I1 जो है इस जंक्शन पे I1 करंट इनकमिंग है, तो आउटगोइंग करंट जो है टोटल यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा, और यहां से और यहां से कितना होगा, अगर यहां से I2 जा रहा है, ठीक है, तो यहां से कितना जाएगा, I1 माइनस I2 हो जाएगा ना, दो पार्ट में डिवाइड होना है, ये टोटल है, तो I2 यहां से जा रहा है, यहां से कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस जंक्शन पे कितना आ रहा है, I1 माइनस I2, और नेक्स्ट जंक्शन पे कितना आ रहा है करंट, I2, ठीक है। अब यहां से निकलता हुआ करंट मान लो एक, ठीक है, उसको तुमने मान लिया सपोज करो I3, तो यहां से कितना करंट जाएगा, I3 जो है वो यहां से जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, I2 यहां से बढ़ रहा है, तो यहां से निकलेगा कितना, I2 प्लस I3, तो यहां पे भी कितना आएगा, I2 प्लस I3 जंक्शन की तरफ, ये जंक्शन, ठीक है। यहां से देखो कर्सर दिख रहा है ना, ये वाला I3 करंट है जो 10 वोल्ट की बैटरी से निकल रहा है, तो इसमें एंटर भी कितना कर रहा होगा, I3 तो कर रहा होगा। अब यहां से देखो जरा, यहां से I3 जो है वो एंटर कर रहा है, ठीक है, बैटरी की साइड, और यहाँ पे I1 माइनस I2 है, तो इसमें इस ब्रांच में कितना करंट होगा, I1 माइनस I2, ये इनकमिंग था, और इसमें से कितना आउटगोइंग हो गया, माइनस I3, ठीक है। अब ये भी जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है करंट, और ये नीचे वाला भी बढ़ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये करंट मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो जरा, I माइनस I2 माइनस I3, ठीक है, और प्लस I2 प्लस I3, ये कट गया तुम्हारा, कितना बचा, I1 बचा कि नहीं बचा, ये हो गया, ठीक है। तो तुमने अगर एग्जाम में रटने की जरूरत है कि तुम्हें ये नहीं, तुम्हें यहाँ पर ये किरचॉफ्स करंट लॉ जो है, यानी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना वापस जाएगा वहां से, ये पता होना चाहिए, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ये पता होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम करंट्स का यूज करना है, अगर तुमने यहाँ पे I4 भी ले लिया I5 भी ले लिया तो क्या होगा, ये कोई एप्पल का फोन तो है नहीं कि I4 I5 ले लिया तो और बढ़िया वर्जन है तो मजे आ गए तुम्हारे, वहां पे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम्हें एक लूप ये एक ये एक ये तीन ये तो हो गई, इसके अलावा एक बाहर वाली लूप हो सकता है, पता नहीं कितनी लूप लेनी पड़ जाएगी, जितने तुम वेरिएबल मानोगे उतनी लूप तुम्हें लेनी पड़ेगी। अब मिनिमम 3 से कम में यहाँ पे काम चलता नहीं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल हमारे पास है, अब कोई भी 3 लूप जो तुम्हारा मन करे उनको उठा लो और उनमें केवीएल लगा लो, लेकिन केवीएल लगाने से पहले का काम जो है वो ये है, और ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये है पहला काम, और उसके बाद हमें क्या लेने हैं, यहाँ पे लूप्स लेकर के उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आप मेरे को बता दो कैसे सॉल्व करना है, मैं वैसे कर दूंगा। जो हमने अभी यहाँ पर ये वाला यूज किया है इससे करना है, या जो बुक में दिया हुआ है करंट की डायरेक्शन उससे सॉल्व करना है, जिससे कहोगे उससे सॉल्व करके दिखा दूंगा एक क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन करने के टाइम नहीं है, इसीलिए एक को डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेना बढ़िया से, अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में और करेंगे हम, लेकिन स्पेशली किरचॉफ लॉ बोल करके नहीं कर पाएंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, और अगर नहीं है तो मेरे को बताओ, इस वाले से करना है, बुक वाले से करना है, या फिर
ये सेकंड जो हमने अभी मानी है उससे करना है, जिससे भी करोगे वो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर बोलो। सेकंड वाले से, चलो ठीक, सेकंड वाले से। चलो सही है, सेकंड वाले से कर लेते हैं। वैसे भी सेकंड वाले से करना बेहतर है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला तो वैसे भी बुक में अवेलेबल है ही, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को ले लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं ऊपर की साइड। अब तुम्हें लगाना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे होता है? लूप लॉ होता है, ठीक है। लूप लॉ लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर तुम्हें लूप्स माननी पड़ेंगी। कितनी लूप माननी पड़ेंगी? जितने तुमने वेरिएबल माने। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? i1 i2 i3, ठीक है। 3 वेरिएबल हैं तो आपको 3 लूप चाहिए। जो मन करे वो लूप मान लो, ठीक है। जैसे कि एक लूप जो है वो हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। कैसे? अब इसमें एक लूप ये मान सकते हैं हम, दूसरी लूप ये मान सकते हैं, और तीसरी ये मान सकते हैं, ठीक है। अगर और ज्यादा लेनी पड़ती तो बाहर की ऐसे मान लेते इसको सॉरी, ऐसे बाहर की साइड से ऐसा करके भी मान सकते थे लूप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला काम सबसे पहला क्या है? बहुत ही स्लो मोशन में करा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए ये चीज, ठीक है। तो ये 3 लूप हमने मान लिया। अब लूप में तुम चलोगे कैसे? देखो यहाँ पे करंट तो ऐसे जा रहा है, पहले लूप की बात करो, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, तो तुम कौन सी डायरेक्शन में चलोगे? तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिसाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जब हम लूप लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इनको क्या कर देते हैं, इनका नामकरण कर देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा मान लो E2 हो गया सपोज करो, या E1 मान लो, अब इसको यहाँ पे इसको E2 मान लो, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, इस पॉइंट को सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें डायरेक्शन माननी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन मान लेता हूं ऐसे, ठीक है। लूप लॉ लगाते वक्त हम ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज हम चलने वाले हैं। अगर हम इसकी बात करें, सेकंड वाले की बात करें, तो सेकंड वाले में हम सपोज करो ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और थर्ड वाले में फिर से हम क्या चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तुम तीनों में क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, तीनों में एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, किसी में क्लॉकवाइज किसी में एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। कोई तुम्हें इसके लिए रोकेगा नहीं, ना ही तुम्हारा आंसर गलत आएगा इस डायरेक्शन को अलग मानने की वजह से, ठीक। पहले ही हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें लगाना है लूप लॉ। लूप लॉ क्या कहता है कि हर लूप का जो वोल्टेज का सम होना चाहिए वो होना चाहिए 0, ठीक है। तो अब ध्यान क्या क्या रखना है हमें? प्लस एंड माइनस का साइन, और कितनी वोल्टेज है किसी एलिमेंट के अक्रॉस, ये हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। तो पहली लूप की हम बात करते हैं। कहीं से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि तुम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो बुक में इसको ना ऐसे ना शो करके, ये मतलब ये जैसे मैंने यहाँ पे लूप शो कर दिया ना, ऐसे ऐसे डायरेक्शन शो कर दिया, ऐसे शो ना करने की बजाय उसने क्या बोला है, सीधे ऐसे लिखा हुआ है कि ए से होते हुए हम जाएंगे पहले बी की तरफ, फिर हम जाएंगे सी पर, फिर E2 पर, फिर ए पर, ठीक है। C E2 ए, ठीक है। मैं कर्सर से एक बार इसको दिखा देता हूं। क्या? ए से होते हुए जाएंगे हम पहले बी की तरफ, फिर सी की तरफ, फिर E2 की तरफ, और फिर ए की तरफ वापस, ऐसे करके लूप बन रही है। इसका मतलब भी क्या है कि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ करके दिखा भी सकते हो, नहीं ड्रॉ करके दिखाना चाहते तो मत दिखाओ, ठीक है। पेंसिल से ड्रॉ कर लेना जरूर शुरुआत में, उससे तुम्हें आसानी ही होगी ध्यान रखने में, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो हम A B C E2 A ही लिखा है, तो ए से शुरू करेंगे, ठीक है। ए से जाएंगे बी की तरफ, तो कौन सा एलिमेंट पड़ता है? एकमात्र एलिमेंट यही पड़ता है हमारे पास रास्ते में, ठीक है। इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी R इंटू इसमें से जो करंट पास कर रहा है I2, इन दोनों का प्रोडक्ट, बोलो, ठीक है। अब कितना ठीक है होगा? सर। I2, और कितना इसका रेजिस्टेंस है? 4 I2 इसका क्या हो गया? वोल्टेज हो गई इसकी, 4I2 इसकी वोल्टेज हो गई, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे या माइनस का साइन लगाएंगे, ये दिक्कत है। देखो, तुम जा रहे हो कैसे? ए से बी की तरफ। अब जब तुम ए से बी की तरफ जाते हुए देखोगे, या तुम सिंपल यहाँ पे देखो कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। ठीक है।
तो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। नेगेटिव पोटेंशियल मान लो सपोज करो -2 वोल्ट, और यहाँ पे कितना हो गया +3 वोल्ट हो गया सपोज करो, या फिर -1 वोल्ट हो गया, तब भी क्या हो गया, तो पॉजिटिव ही हो गया ना इसके कंपैरिजन में। चलो 1 वोल्ट मान लेते हैं, कंफ्यूज करने का क्या फायदा। ठीक है, तो तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो क्या हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल राइज की सिचुएशन आ गई हमारे सामने, राइज बढ़ रहा है। अगर तुम +1 वोल्ट से -2 वोल्ट की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिके, डिके हो रहा है, टूट रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल राइज, पोटेंशियल डिके। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या रखना चाहते हो, या तो तुम पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव ले लो, पोटेंशियल डिके को नेगेटिव ले लेना। तब अगर तुम पोटेंशियल डिके को पॉजिटिव ले रहे हो तो पोटेंशियल राइज को नेगेटिव ले सकते हो। बताओ क्या मानना है, जो मानना है पूरे क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर, उसी को ही मानना है, और एक ही चीज मानो और हमेशा उसी को फॉलो करो, और बुक में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बुक में कुछ भी दिया हो सकता है, बुक में शायद पोटेंशियल डिके को पॉजिटिव दिया हुआ है, इसको राइज को नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो यही मान ले। ओके सर। ठीक है, तो हुआ क्या, हम गए नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, इस डायरेक्शन से पता चलेगा जिसमें तुम घूम रहे हो, कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए, तो पोटेंशियल बढ़ गया। बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिके को हमने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है, तो बढ़ने का मतलब हो गया नेगेटिव का साइन। नेक्स्ट, हमारे पास दूसरा एलिमेंट क्या है, मैंने अभी क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ये नहीं तो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, बस ये डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा अब हमें क्या करना है, बी से सी की तरफ जाना है। कितने एलिमेंट पड़ रहे रास्ते में, एक। इसमें कितना वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज होगा इसका रेजिस्टेंस इनटू में इसके थ्रू जितना करंट पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है, I1 माइनस I2। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2 टाइम्स 2। लेकिन इसका साइन क्या होगा, देखो तुम गए बी से सी की तरफ, और करंट भी कहां जा रहा है, बी से सी की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट जो है वो कैसे, सॉरी, तुम किस तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल घट रहा है, और घटे हुए पोटेंशियल को हम क्या ले रहे हैं, डीके को पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा प्लस का साइन। बोलो, ठीक है। अब तुम जाओगे सी से जा रहे हो तुम इस तरफ, बीच में ये पड़ गया ना पहले रेजिस्टेंस, तो फिर से देखो करंट कहाँ जा रहा है, करंट यहाँ, जो तुमने माना है उसी करंट को देखना है। यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब तुम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, यानी डिके की तरफ जा रहे हो, यानी कि पॉजिटिव साइन लोगे। ठीक है ना, डिके पॉजिटिव है ना, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है 1, और इसमें करंट कितना है I3, तो कितना हो जाएगा I3 इंटू में 1, और प्लस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, डिके की तरफ जा रहे हो, उसको डिके को पॉजिटिव ले रहे हो। जब तुम बैटरी में जा रहे हो यहाँ से यहाँ पर, तो बैटरी का तो बड़ा सिंपल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, उसमें करंट नहीं देखना है, बैटरी में करंट नहीं देखना है, बैटरी में बैटरी के टर्मिनल देखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब कैसा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। और कितना, 10 वोल्ट, ये तो बैटरी तुम्हें डायरेक्ट ही पता है ना। ठीक है, इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो मुझे बता दो। नो सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, बेहतर रहेगा हमारे लिए। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। आर्ची समझ में आ रहा है, मोहित? यस सर। ठीक है, ये हमारा एक लॉ हो गया, मतलब एक लूप में लगा दिया हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब सेकंड में लगाना है, तो इससे हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। देखो एक इक्वेशन मिल गई ना, हमने बोला था ना जितनी बार लगाओगे उतनी इक्वेशन मिलेगी, तो एक इक्वेशन ही मिल गई। अब दूसरी में लगाओगे, दूसरी में तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, डजंट मैटर क्या कैसे मूव कर रहे हो, लिख लो बस इसको। क्या, ए से आप जा रहे हो डी की तरफ, फिर सी की तरफ, और फिर E2, फिर ए। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख के दिखा देना, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसी तरह से लिख के दिखाना, ADCE2A। ठीक है, A से D की तरफ जब तुम जा रहे हो तो रेजिस्टेंस कितना है 4, और इसमें करंट कितना जा रहा है I2 प्लस I3, तो I2 प्लस I3 टाइम्स 4। एक और बेहतर तरीका सजेस्ट करूं, वो ये है कि पहले सबके पोटेंशियल लिख लो, फिर इकट्ठा साइन लिख देना। ठीक है, फिर दूसरे में तुम जा रहे हो, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है और इसमें कितना करंट है I1 माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, तो कितना वोल्टेज होगा I1 माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस 2। अब यहाँ पे इस सेकेंड लूप में फिर तुम आओगे इस पे, फिर से 1 ओम पे आओगे, है ना, और ये रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा, और करंट कितना जा रहा है I3, तो I3 इंटू 1, ये इसका वोल्टेज हो गया। इसका वोल्टेज क्या हो गया 10 वोल्ट हो गया, और ये इक्वल टू 0 लिख दिया तुमने क्या करा, सारी वोल्टेजेस लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। अब अलजेब्रा एक सम करना है ना, तो अब अलजेब्रा देख लो बस इसका। यहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिके है, डिके को तुमने पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे आ गया प्लस का साइन। फिर तुम ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव था, करंट ऐसे जा रहा है ना ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन तुम अपनी डायरेक्शन देखोगे, तुम्हें अपनी डायरेक्शन के हिसाब से लगाने हैं साइन, तुम्हें करंट की डायरेक्शन के हिसाब से नहीं लगाने। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से तुम्हें पता चलेगा कि पोटेंशियल डिके है या फिर राइज है, और जिस डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें प्लस का साइन लगाना है कि माइनस का लगाना है। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब तुम फिर से फर्दर लेफ्ट मूव करोगे तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, एंड हेंस इट इज पोटेंशियल डिके व्हिच विल बी टेकन एज पॉजिटिव साइन। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द बैटरी, और बैटरी में क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ रहा है, विच इज पोटेंशियल राइज, एंड पोटेंशियल राइज इज टेकन एज नेगेटिव, एंड दैट इज हाउ वी फॉर्म आवर सेकंड इक्वेशन। बोलो, कोई डाउट है इसमें? तो नो सर। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आराम से भी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी चीजें हैं ना। एक तो करंट की डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव के साइन देखने हैं हमें, ठीक है, और लॉ भी लगाना है, वोल्टेजेस वगैरह भी निकालनी है, और बाकी चीजें भी देखनी है। तो इस वजह से थोड़ा सा आराम आराम से हम इसको कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा साइड में खिसका देते हैं, तीसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। चलो, तीसरी लूप क्या है, ये थर्ड लूप हमारी ये है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा मैसी है इसमें, और भी तुम करोगे तो तुमसे भी हो ही जाएगा। तो शुरुआत में कोशिश करना कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह रहे, बड़े बड़े डायग्राम्स ड्रॉ करना जब कॉपी में सॉल्व करोगे तो, ताकि तुम्हारे पास स्कोप रहे। अगर तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगा के देखना है, लूप दिखानी है या कुछ भी करना है, तो ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से सॉल्व करके देखना कोशिश करना। ठीक है, तो इसमें हम कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स फ्रॉम B टू C टू D एंड देन E1, B C D E1 and then back to B. Okay, and now we have to write the equation. तो पहले क्या करते हैं, पोटेंशियल लिख लेते हैं। ठीक है, B से हम आए, B से जब हम C की तरफ जा रहे हैं तो कितना है 2 ओम रेजिस्टेंस है, और इसमें करंट कितना है I1 माइनस I2, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है 2 इंटू में I1 माइनस I2 माइनस I3, 2 इंटू में I1 माइनस I2 माइनस I3। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फिर 5 वोल्ट हमें लिखना है, 5 वोल्ट, और ये हो गया बराबर 0 के। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसको साइन हमें लिखना है। इसके बाद देखो, पहले में देखो तुम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स पोटेंशियल डिके, एंड दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिके, डिके मीन्स पॉजिटिव साइन। यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज, दैट मीन्स नेगेटिव साइन, और ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। ठीक है, ये काम था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझना और उसको अप्लाई करना। यहाँ पे हो गई फिजिक्स खत्म, अब यहाँ पे हो गई मैथमेटिक्स शुरू। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, और उन्हें सॉल्व करके फाइनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए जिसका भी है ऑन। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमारे पास हैं, अब इन तीनों को सॉल्व करना है हमारे पास। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूं। 3 इक्वेशन है
तीनों में वेरिएबल हैं I1, I2, I3। जो सबसे सिंपल मेथड आपको समझ में आ सकता है वो ये है कि किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, जैसे मान लो हमने उठा ली थर्ड, कोशिश करो जो सबसे छोटी हो और जिसमें वैल्यूज ठीक ठाक हो, ज्यादा दिक्कत वाली ना लग रही हो, वो वाली उठा लो। ठीक है, जो सबसे छोटी लग रही हो इक्वेशन उसको उठा लो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मान लो हमने थर्ड उठा ली, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो जो तुम्हें लगता है ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, जैसे कि तुमने निकाल ली वैल्यू यहाँ से I3 की, तो I3 की वैल्यू निकालने का मतलब इस इक्वेशन का मतलब ये है कि वो I2 और I1 की टर्म्स में आएगी। अब यहाँ पर भी I3 है और यहाँ पर भी I3 है। ये जो वैल्यू तुमने निकाली है ना, ये I2, I3, I1 की टर्म्स में, इसको यहाँ भी पुट कर दो और इसको यहाँ भी पुट कर दो, सेम वैल्यू को। ठीक है, होगा क्या, I3 जो है उसकी जगह पर जब तुम I2 और I1 की फॉर्म में वैल्यूज रखोगे, ठीक है, तो होगा क्या, इन दोनों इक्वेशन में I3 गायब हो जाएगा, केवल I1 और I2 रह जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इन दोनों की मदद से दो इक्वेशन बचेंगी जो सिर्फ और सिर्फ I1 और I2 में होंगी। ठीक है, I1 और I2 में दो इक्वेशन आ जाएंगी, और ये आपने 10th क्लास में बहुत ही मंझे हुए तरीके से सॉल्व की होंगी। I1 I2 की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, इन दोनों से, और वो रखने के बाद I3 की वैल्यू इसमें रख दे, मतलब इसमें रख देना I1 I2 की वैल्यू, तो I3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तीनों करंट मिल जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा था कि हर ब्रांच का करंट बता दो, तो हर ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, इस ब्रांच का करंट कितना हो गया, I1 हो गया, इस ब्रांच का कितना है, I1 माइनस I2, तो जो वैल्यू आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट करके बताते जाना, ऐड करते जाना, ये निकाल देना। ऐसा मत करना कि खाली I1 I2 I3 निकाल करके सोचे कि हम तो हो गया बस काम, मजे आ गए, चलो अब घर चलते हैं, पता चला आधे नंबर कट गए आपके। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं है कोई डाउट? नो सर। एक चीज और है यहाँ पर जो ध्यान रखनी है, अगर बाई चांस ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें दो ही वेरिएबल है, सपोज करो I1 और I3, तो सबसे पहले उसको उठाओ, वहां से I1 निकालो या I3 निकालो और उसको पुट करो, और भी इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। ठीक है, अगर कोई ऐसी इक्वेशन दिख रही है जिसमें तीन ना होकर के, मतलब कोई वेरिएबल कट जाए, मान लो सपोज करो इसमें से I1 I1 कट गया सपोज करो इस इक्वेशन में थर्ड में, ठीक है, I1 कट गया तो I2 और I3 बचेगा ना, तो उसमें से वैल्यू निकाल करके बाकियों में पुट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब इसमें गलतियों के स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है, सिली मिस्टेक्स के। पहला, तुमने उतारने में गलती कर दी, ठीक है, तो गड़बड़ कर दोगे। दूसरा, तुमने जो करंट की डायरेक्शन शो करनी थी वो तो तुम कैसे भी कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए शो करना है। अब तुमने यहाँ पे I3 के साथ साथ I4 भी मान लिया एक एक्स्ट्रा वेरिएबल। ठीक है, कैसे मान लिया, जैसे I1 यहाँ मानना था, I1 यहाँ पे गया तो I2 ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, तुमने I3 मान लिया सपोज करो, तब भी I2 प्लस I3 I1 के बराबर होगा, लेकिन तुमने एक वेरिएबल खामखा का बढ़ा दिया। अब तुमने खामखा का वेरिएबल बढ़ा दिया तो तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज अगर तुम ध्यान रखोगे जंक्शन पे, कि अगर दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक को मान लो, दूसरा तो इसमें से माइनस करके काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अगर तुमने नहीं करी है तो तुम्हारी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपरली शो करनी है। फिर तीसरा, वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज डायरेक्ट लेनी है और इन सब की IR करके लेनी है। फिर इनमें जो डायरेक्शन तुमने घूमने की मानी है वो सही, मतलब मान लो कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक में तुम इधर घूम गए जब इस लूप में चल रहे थे क्लॉकवाइज में, और एक में इधर घूम करके लगा दिया, या फिर साइन तुमने घूमे सही लेकिन तब भी गलत लगा दिया, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो बेहतर ये रहेगा कि, क्योंकि घूमने की वजह से गड़बड़ होगी कि पहले प्लस लगाए माइनस लगाए क्या लगाए, तो पहले सारी वोल्टेजेस लिख लो। जैसे यहाँ पर इस लूप में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है तो 4 टर्म आएगी वोल्टेज की, वो चारों लिख लो, फिर इकट्ठा एक बार प्लस या माइनस का साइन लगा लो। ऐसे यहाँ पर करो, ऐसे यहाँ पे करो, फिर उसके बाद जो तीन इक्वेशन आएंगी उनको फिर सॉल्व करने में तुम गड़बड़ कर सकते हो, या सॉल्व करनी ही नहीं आ रही है। ठीक है, फिर फाइनली तुम ये गड़बड़ कर सकते हो कि ब्रांच में करंट पूछें और तुम यहाँ पे सिर्फ I1 I2 I3 निकाल के आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस है इसलिए, और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव प्रोसेस है ये वाला। अगर सर्किट जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा
उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। अब देखो कोई वैल्यू इसमें पॉजिटिव आ सकती है, कोई नेगेटिव आ सकती है करंट की वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करो तुम्हारी I2 की वैल्यू आ गई -3 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो तुमने करंट माना था I2 उसकी वैल्यू है 3 एम्पियर। लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो तुमने डायरेक्शन मानी थी ना, तुमने तो खुद से मानी थी, जरूरी थोड़ी है कि उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा हो। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि तुमने डायरेक्शन अपोजिट मान रखी है, ठीक है। तो इसमें करंट जो है एक्चुअल में ऐसे फ्लो कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको बाद में दिखाओगे या उसको लेके कंफ्यूज होना है, कुछ नहीं, बस सिंपल माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है। तुम क्या बोलोगे बस कि माइनस में आंसर का मतलब यही है, क्योंकि तुम डायग्राम में तो शो करोगे ही ना कि तुम्हारी रेफरेंस डायरेक्शन क्या है। तो माइनस का आंसर आते के साथ ही जो टीचर है वो समझ जाएगा कि आंसर जो इसने डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें कुछ नहीं करना इसका, लेकिन इसको बस समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन। अब जैसे यहां पर है I2 प्लस I3, तो यहाँ पे I2 की जगह क्या रखोगे -3, और I3 जो भी है तुम्हारा वो, और उसके हिसाब से आंसर आएगा। अब वो ओवरऑल मिला करके नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहा था करंट, तुमने ऑपोजिट माना है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये तो हमें समझने के लिए है।